नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप लोग कैसे हो, अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। बढ़िया बढ़िया सी इमोजीज बनाकर आप लोग बताएं कि आप लोगों का हालचाल कैसा है। तो बढ़िया से मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग बना दें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है एकदम बेहतरीन है और एकदम बढ़िया है। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ, क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। एक सेकंड रुकिएगा भाई। चलिए भाई, आ जाएंगे सभी बच्चे। आवाज सभी बच्चों को पहुंच रही होगी मेरे ख्याल से, और सभी बच्चे जो हैं एकदम बढ़िया से कमेंट भी कर पा रहे होंगे। तो मुझे आपके कमेंट दिख जाएं, इसलिए मैंने कमेंट को कर दिया है थोड़ा सा बड़ा। चलो आ जाओ भाई। हाँ भाई, आप सब कुछ सही चल रहा है ना? सभी प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे हो? आवाज सभी के पास पहुंच रही है? तो आओ भाई, क्लास को कर लिया जाए शुरू। और आपकी जो क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा फंगल डिजीजेस। तो कल यहीं पर मैंने क्लास रोकी थी फंगल डिजीजेस पर। तो लिखेंगे भाई फंगल डिजीजेस, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कवक के द्वारा होती हैं। तो लिखेंगे कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। ठीक है। तो कवक जनित रोग में मैंने कल आपको एक ट्रिक भी बताई थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो एक बार फिर से वहीं से शुरू करेंगे चीजों को। गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ये क्या है भाई? ट्रिक है एक, खाए फ्रूट। ठीक है। तो ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो फंगस से होने वाली बीमारियों को। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम फंगस क्या होती हैं। तो आपने कई बार सुना होगा मशरूम के बारे में, कई बार आपने मशरूम खाया भी होगा। तो वो भी एक तरीके की फंगस ही है। तो ऐसी ही कुछ सूक्ष्म फंगस होती हैं जो आपके अंदर बीमारियां फैलाती हैं। तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कई बार तुमने फ्रूट्स में देखा होगा, जब कई दिनों तक कोई फल रखा रहता है वो सड़ जाता है, उस पर फंगस लग जाती है, वाइट वाइट। रोटी पर लग जाती है फंगस, अचार पर लग जाती है। तो ये फंगस हमें कई बीमारियां भी करती हैं, वही बीमारी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है भाई गंजापन। ठीक है। गंजापन किसके कारण होता है? आप बताओगे फंगस के कारण होता है। तो हम लोग बैलनेस की जब बात करते हैं, गंजेपन की, तो ये होगा फंगस के कारण। अगली बीमारी है भाई एस्थमा। ठीक है। एस्थमा जिसको हम बोलते हैं दमा, ये भी पूछा जाता है आप लोगों को कि एस्थमा रोग जो होता है ये किसके कारण होता है। तो आप लोग बताएंगे एस्थमा रोग भी कवक के कारण होता है, यानी फंगस के कारण। आगे है प्यारे बच्चे दाद, बहुत ज्यादा पूछी जाती है दाद बीमारी, रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म जो होता है ये भी एक फंगस से होने वाली बीमारी है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। अगली बीमारी है भाई खाज। खाज के बारे में कई बच्चों ने सुना होगा कि भाई खाज हो जाती है, खुजाते रहते हैं, स्कैबीज बोलते हैं जिसको। ठीक है। और लास्ट में है एथिलीट फूट, लास्ट में है एथिलीट फूट बीमारी, एथिलीट फूट। ठीक है। तो एथिलीट फूट रोग जो होता है ये भी फंगस के कारण होने वाली एक बीमारी है, और ये भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है, एथिलीट फूट। अब ये 4-5 बीमारियां हैं जो हमारे अंदर कवक करता है। अब गंजापन में तो भाई समझाने की जरूरत है ही नहीं कि गंजापन कैसे होता है, सबको पता है। सारे आपके बाल धीरे धीरे उड़ने लग जाते हैं और टकले हो जाते हैं हम लोग, है ना? किसके कारण होता है? कवक के कारण। अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा कवक है जिसके कारण ये बीमारी होती है, कवक का नाम क्या है, नेम ऑफ फंगस क्या है भाई, तो कभी भी आपको नेम ऑफ फंगस पूछे, उस कवक का नाम पूछे जो गंजापन करता है हमारे अंदर, तो आप लोग बताकर चलोगे टीनिया कैपिटिस। क्या है प्यारे बच्चे कवक का नाम? टीनिया कैपिटिस। ठीक है। तो टीनिया कैपिटिस कवक का नाम है, ये कवक हमारे अंदर करता है गंजापन। ठीक है, टीनिया कैपिटिस।
तो आप लोग बताएंगे टीनिया कैपिटिस कवक का नाम है और ये कवक हमारे अंदर गंजापन करता है। वैसे कवक का नाम आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रही हूं, अगर आप याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। दमा जो होता है ये भी एक बीमारी है भाई। दमा तुमने सुना होगा, ये सांस से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें सांस फूलने लग जाती है ना? सांस फूलने लग जाती है प्यारे बच्चे, ठीक है? समझ में आई बात? तो सांस से संबंधित बीमारी होती है जो दमा होती है। और दमा में क्या होता है, जैसे कहीं धूल उड़ी तो सांस फूलने लग जाएगी, हम भागे तो सांस फूलने लग जाएगी। तो हमारे फेफड़ों से संबंधित रोग होता है दमा। ये किसके कारण होता है? ये भी एक कवक के कारण। कवक का नाम एस्परजीलस, ठीक है? एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस ये कवक का नाम है प्यारे बच्चे, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, ठीक है? तो लिख सकते हैं भाई एस्परजीलस, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, ठीक है? फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस। तो एस्परजीलस फ्यूमिगेटस क्या है? एक कवक का नाम है। यही कवक हमारे सांस की नली के साथ जाकर चिपक जाता है और सांस लेने में दिक्कतें पैदा करता है। फिर तो कभी भी पूछे कि अस्थमा रोग कैसे होता है, तो ना जीवाणु से ना वायरस से, ये होता है कवक के कारण। कौन सा कवक है? एस्परजीलस फ्यूमिगेटस। आगे बात करते हैं भाई, रिंगवॉर्म किसके कारण होता है? ये बहुत पूछा जाता है। तो रिंगवॉर्म होता है आप लोगों के अंदर ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण। ट्राइकोफाइटोन ये कवक का नाम है बेटा, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है? तो आप बताएंगे ट्राइकोफाइटोन ये कवक का नाम है। इसी कवक के कारण हमारे अंदर होता है दाद रोग। अब दाद रोग कई बार तुमने देखा है हमारी उंगलियों के बीच में, यहाँ पर गर्दन पर, बेल्ट वाले रीजन पर होता क्या है ऐसे लाल लाल रिंग की शेप में दाने दाने से हो जाते हैं, जैसे गोलाकार शेप में दाने दाने से हो जाते हैं, इसी को कहते हैं रिंगवॉर्म। तो आपको फंगस का, कवक का इन्फेक्शन हो सकता है कभी भी, गर्मी में खासकर ज्यादा होता है भैया, खुजली लगती है उसमें, फिर जलन होती है, तो ये होता है रिंगवॉर्म। किसके कारण होता है? कवक के कारण, ठीक है? आगे बात करते हैं स्कैबीज की प्यारे बच्चे, ठीक है? तो स्कैबीज बीमारी जो है ये भी एक कवक के कारण होगी, और कवक का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, सार्कोप्टेरिस, ठीक है? सार्कोप्टेरिस, सार्कोप्टेरिस स्कैबीज ये कवक का नाम है बेटा, सार्कोप्टेरिस स्कैबीज, ठीक है? लिख लीजिएगा सार्कोप्टेरिस, सार्कोप्टेरिस स्कैबीज ये कवक का नाम है। इसी के द्वारा हमारे अंदर स्कैबीज होती है, यानी कि खाज। तुमने कई बार देखा है पैरों में खुजली लगती है, हाथ में खुजली लग रही है, दाने दाने से निकल आते हैं पूरे शरीर पर, और उसमें खुजा खुजा कर खून भी निकाल लेते हैं भैया, तो ये होती है खुजली। तुमने कई बार देखी भी है, ये जानवरों में भी होती है। तुमने कुत्ते में देखा होगा, हुआ हुआ ऐसे खुजाता रहता है, बंदर देखे होंगे, तो ये जानवरों में भी पाई जाती है जो खुजली है, और हम इंसानों में भी होती है। तो ये कवक के कारण होती है, कवक का नाम है सार्कोप्टेरिस स्कैबीज। अब बात आती है एथलीट फुट की, भाई ये किसके कारण होता है? तो ये भी कवक के कारण। और कवक का नाम क्या है? तो बताएंगे टीनिया। यहाँ पर भी टीनिया ही है कवक का नाम, यहाँ पर भी टीनिया था, यहाँ पर भी टीनिया है, लेकिन इस बार है टीनिया पेडिस। पेडिस बोले तो पैर, और फूट माने क्या होता है? फूट माने भी पैर होता है। और टीनिया पेडिस क्या करता है? पैर में एथलीट फूट करता है। ये क्या है मैडम जी बीमारी? तो इसमें ना पैर जो है हम लोगों के, उन पर खाल जो होती है वो हटने लग जाती है। तुमने कई बार इसको सुना होगा नॉर्मल लैंग्वेज में कि खारवे हो गए पैर में। जब बरसात का मौसम आता है, गंदे पानी में हम चलते हैं, या अपने खेतों में जब हम पानी देते हैं, वहां हम ज्यादा देर पानी में पैर रखते हैं, तो इस वजह से हमारे पैर में एक फंगस लग जाता है। उसी की वजह से पैर की जो स्किन है उसमें दरारें आ जाती हैं और पूरा पैर फटाफटा सा हो जाता है, उसको बोलते हैं एथलीट फुट। चलो दिखाती हूँ तुम्हें एथलीट फुट बीमारी जो है। तो एथलीट फुट जो है ये भी एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो आप लोग याद रखना, इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं जो आपको पेपर में पूछ ली जाती हैं। देखो ऐसी सी बीमारी होती है आपके पैर से स्किन सी निकलने लग जाती है,
एथलीट फूट बोलते हैं फिर उसको। देखो ऐसी सी बीमारी, आपके पैर की जो स्किन है वो उखड़नी शुरू हो जाती है ना। हाँ, तो यही होता है। कई बार हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ना खारवे बोल देते हैं, खारवे, ये होता है। ठीक है, चिल्ली बोलते हैं। हाँ, हर जगह अलग अलग बोल सकते हैं भाई। ठीक, चलो, तो ये एथलीट फूट बीमारी होती है। अब चलते हैं आगे। तो आपको कवक जनित रोगों में इतने ही रोग हैं जो पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अंतिम बात पर। अंतिम बात है भाई प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो हेडिंग देंगे प्रोटोजोअल डिजीज। अब पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीजेस, यानी ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों की। तो जो प्रोटोजोआ की बात की जाए तो प्यारे बच्चे, जो प्रोटोजोआ है ना, ये भी सूक्ष्म जीव है। ये भी तुम्हें माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोजोआ घूम रहा है और आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं। प्रोटोजोआ भी होते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वैसे ही होते हैं प्रोटोजोआ। आपने नाम सुना है अमीबा का, पैरामीशियम का, ये सब प्रोटोजोआ होते हैं बेटा। तो ये भी हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कितनी है? तो ये भी ज्यादा नहीं है, कमी है। इनको भी एक ट्रिक से याद कर सकते हो। क्या है भाई ट्रिक? ट्रिक है PMDK सिंह। ठीक है, PMDK सिंह। तो भाई PMG जो है, PM उनका नाम है DK सिंह। ठीक है, तो आप लोग कैसे भी करके इसको याद कर सकते हो। PMDK सिंह कर लीजिए या DMPK सिंह कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये ट्रिक है प्यारे बच्चे। ठीक है, अब देखो इसमें P से क्या बना? P से बना पायरिया। ठीक है, क्या बना प्यारे बच्चे? पायरिया बना P से, पायरिया। अब पायरिया किससे संबंधित बीमारी है? ये बहुत आता है पेपर में। तो पायरिया तुम्हारे दांतों से संबंधित बीमारी है, दांतों से रिलेटेड है भाई। आपके दांतों में लगता है ना पायरिया रोग, तुमने सुना होगा पायरिया हो गया उसके दांतों में। तो हमारे दांतों में पीलापन आ जाता है, मुंह से दुर्गंध आती है, दांतों से, मसूड़ों से कई बार खून निकलता है, ये होता है पीलिया रोग। ये पोलियो, सॉरी, जो पायरिया होता है, जिसको हम पायरिया के नाम से जानते हैं, तो ये होगा पायरिया। तो पायरिया जो होगा, ये प्यारे बच्चे दांतों से संबंधित बीमारी है। और करता कौन है हमारे मुंह में? प्रोटोजोआ। अगली बीमारी है भाई मलेरिया। M से बनेगा मलेरिया। मलेरिया के बारे में 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन पेपर में आएगा ना मलेरिया, तो बताना मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक, अगला है भाई डायरिया। डायरिया बीमारी जो होती है, ये भी किसके कारण होती है? तो आप बताएंगे प्रोटोजोआ के कारण। डायरिया, जिसमें उल्टी लगती है, दस्त होता है, वो है डायरिया। आगे है भाई कालाजार। कैसे बनेगा? कालाजार। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो बताना प्रोटोजोआ के कारण, कालाजार। और लास्ट में है स्लीपिंग सिकनेस। लास्ट में है भाई स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अपना स्लीपिंग सिकनेस बीमारी भी बहुत अच्छे से याद करोगे। इसको बोलते हैं निंद्रा शोथ या अनिंद्रा शोथ। ठीक है, ये एक बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती है। नींद गई मेरा चैन गया, तो भैया ये भी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। इतनी बीमारियां पढ़नी है प्रोटोजोआ से। चलिए आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बता दिया जाए। प्यारे बच्चों, जो पायरिया बीमारी होती है ना, ये जो पायरिया रोग है, ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है? ये पूछेगा आपको। भाई मैंने बता तो दिया, आपके दांतों से संबंधित बीमारी है, ये दांतों को खराब करती है। लेकिन ये किस प्रोटोजोआ से होता है, उसका नाम क्या है? तो प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा। एंट अमीबा प्रोटोजोआ का नाम क्या है भाई? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। जिंजीवेलिस। तो कभी भी पूछेगा कि प्रोटोजोआ, ये जो पायरिया रोग है, ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है? तो आप बताएंगे एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होता है। यहां लिख दूं तो लिख सकते हो भाई एंट अमीबा जिंजीवेलिस, है ना। एंट अमीबा जिंजीवेलिस लिख लीजिए। एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये मुंह में रहता है हमारे, जिंजीवेलिस। जब आप लंबे टाइम तक गंदा पानी पियोगे,
तो ये आपके मुंह में जाकर रहने लग जाता है और आपके मसूड़ों में जाकर इन्फेक्शन करने लग जाएगा, जिससे आपके मुंह के अंदर जो है बीमारियां पनपने लग जाएंगी, उसी से पायरिया हो जाएगा। निंद्रा रोग कैसे ठीक होगा? बेटा दवाइयां खानी पड़ेंगी डॉक्टर के पास जाकर। चोरियां ले जाते नींद चुराइयां ले जाते नींद। चलें आगे भाई। तो ये पायरिया के बारे में इतना याद रखना कि दांत से संबंधित है, और दूसरा कौन सा वो है प्रोटोजोवा जो इसको करता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस करता है। आ जाओ मलेरिया की बात करेंगे। तो मलेरिया थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। गाना सुना है, सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, ये गया यारो इसको मलेरिया हुआ। ऐसे याद कर, मैं तो इस गाने को ऐसे ही गाती हूँ, ये गया यारो इसको मलेरिया हुआ। तो मलेरिया भी किसके कारण होता है भाई? प्रोटोजोवा के कारण। अब मलेरिया रोग पूछे कौन करता है हमारे अंदर, तो आप लोग बताएंगे प्रोटोजोवा करता है। इस बीमारी को हमारे अंदर करता है प्रोटोजोवा। अब प्रोटोजोवा का नाम बता दो मैडम जल्दी से, कौन सा प्रोटोजोवा करता है? आप बताएंगे बेटा प्लाज्मोडियम, बहुत बार पेपर में पूछा है प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोवा हमारे अंदर मलेरिया करेगा? तो बताएंगे प्लाज्मोडियम। प्यारे बच्चे, कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोवा होता है, यही हमारे अंदर करता है मलेरिया रोग। अब मैम ये प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, इसको हमारे शरीर में कौन लेकर जाता है? तो मलेरिया रोग का वेक्टर आपको कभी भी पूछे, मलेरिया रोग का वेक्टर कौन होता है, मलेरिया रोग का कारक या वाहक कौन होता है, तो बताना मच्छर। भैया मच्छर काटेगा तभी तुम्हारे अंदर ये जाएगा, और मच्छर भी ऐसा वैसा नहीं काटेगा, मादा मच्छर काटेगी, मादा एनाफिल्स मच्छर काटेगी तुम्हें, मादा एनोफिल्स मच्छर। ठीक है, तो मलेरिया रोग को करने वाला मच्छर कौन सा है ये भी पूछा जाता है। तो मादा एनाफिल्स मच्छर होती है बेटा, यही मच्छर हमारे अंदर करती है मलेरिया रोग। समझ में आई बात है ना? पायरिया से बचाव, पायरिया से बचाव के लिए आप लोग अपने मुंह की साफ सफाई करें, या एक मंजन आता है पायोकिल, बहुत अच्छा है, चूर्ण की फॉर्म में आता है, वो यूज करें तो पायरिया आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, हाँ तो आओ भाई। मॉस्किटो भी कौन सा है? मादा एनाफिल्स मच्छर, फीमेल एनाफिल मच्छर होती है, फीमेल एनोफिल मच्छर, यही मच्छर है जो हमारे शरीर के अंदर इसको लेकर जाती है, किसको? प्लाज्मोडियम को। तो कौन सी मॉस्किटो है? आप लोग बताएंगे फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये कितनी अवस्थाओं में रह सकता है? तो प्यारे बच्चे ये 2 अवस्थाओं में रहता है, यानी कि प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम के होस्ट पूछेगा आपको पेपर में, प्लाज्मोडियम होस्ट कौन कौन से होते हैं? होस्ट मतलब पोषक, अभी लिख लो फिर समझाती हूँ। तो भाई प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम के पोषक कौन कौन से होते हैं ये आपको पूछेगा। तो जो प्लाज्मोडियम होता है इसके 2 पोषक होते हैं। पोषक क्या होते हैं मैडम? तो प्यारे बच्चों पोषक वो हैं जिनके शरीर में ये रहता है प्लाज्मोडियम, और जहां जहां जाकर जनन करता है। तो ये 2 जगह रह सकता है, ये 2 जीवों के शरीर में रहता है प्लाज्मोडियम। कैसे कैसे रहता है 2 जीवों के शरीर में? तो कभी भी पूछे प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट होते हैं, आप बताएंगे 2 होस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैडम? तो प्यारे बच्चों आपको पूछेगा कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कौन सा होता है, प्राथमिक पोषक कौन सा होता है? तो जो प्राथमिक पोषक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे प्राइमरी होस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। तो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन होता है, यानी प्लाज्मोडियम पहले किसके शरीर में रहता है? तो आप कहेंगे मादा मच्छर। प्यारे बच्चे ये जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा एनाफिल्स मच्छर है, ये प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है, यानी प्लाज्मोडियम पहले इसके शरीर में रहता है। ठीक है, जब ये मच्छर किसी को काट लेती है फिर उसके शरीर में चला जाता है। तो प्लाज्मोडियम का द्वितीयक पोषक आपको पूछेगा,
प्लाज्मोडियम का द्वितीयक पोषक आपको पूछेगा तो आप बताएंगे कि प्लाज्मोडियम जो होता है इसका जो द्वितीयक पोषक है, सेकेंडरी होस्ट जो है भाई, वो कौन सा है? सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं तो आप बताएंगे, आप हो प्यारे बच्चे, मानव। ठीक है, कौन है भाई? मानव। तो मानव है प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट, ह्यूमन। ऐसे ही पेपर में पूछेगा कि कौन प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है और कौन प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, कालाजार रोग क्या होता है प्यारे बच्चे? अभी मैं सब बताऊंगी एक एक करके। ठीक है, इतनी बीमारी बता दी मैंने, अंकित बोल रहे हैं तो बस बीमारियों से बचे रहो बस प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब अगली बीमारी की बात करेंगे। तो प्लाज्मोडियम के बारे में इतना, मलेरिया के बारे में अभी 2-4 पॉइंट और है वो लिखवा देती हूँ। प्लाज्मोडियम के बारे में इतने पॉइंट है जो याद रखने हैं। अच्छा, जब हमें मलेरिया रोग होता है, ठीक है, जब हमें मलेरिया हो जाता है प्यारे बच्चे, तो मलेरिया का इलाज क्या है ये आपको पूछ ले। मलेरिया रोग जो होता है इसका इलाज क्या है? मलेरिया रोग के लिए कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग अपनाते हैं? ट्रीटमेंट बताएं भाई क्या होता है। तो जो मलेरिया रोग होता है ना, अगर इसके इलाज की हम लोग बात करते हैं तो इसके इलाज के लिए हम खाते हैं एक दवा। उस दवा का नाम क्या है भाई? एक ड्रग हम लोग खाते हैं। उस ड्रग या उस दवा का नाम है क्लोरोक्विनेन, या उसको बोलते हैं हम लोग कुनेन। उस दवा का नाम है भाई कुनेन। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछे क्विनोन या कुनेन, कभी भी पूछे कि मलेरिया से बचाव के लिए जो दवाई दी जाती है उस दवाई का नाम क्या है, आप बताएंगे उसे कहते हैं हम कुनेन। तो उस दवाई का नाम है भाई कुनेन। ठीक है, ये दवाई कैसे प्राप्त की जाती है, ये दवाई कहाँ से बनाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो इस दवाई को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो इस दवाई को प्राप्त करते हैं हम लोग एक वृक्ष से प्यारे बच्चे। एक ट्री से इस दवाई को निकाला जाता है, एक पेड़ से इस दवाई को ऑब्टेन किया जाता है। तो इस दवाई को कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, आप बताएंगे एक पेड़ से निकाली जाती है ये दवाई। अब वो कौन सा पेड़ है ये पूछ ले, उस पेड़ का नाम भी याद रखना, सिनकोना। कौन सा पेड़ है प्यारे बच्चे? सिनकोना वृक्ष। तो सिनकोना वृक्ष से इस दवाई को बनाते हैं। किससे प्यारे बच्चे? तो बताएंगे सिनकोना। तो सिनकोना वृक्ष है, सिनकोना ट्री, उस ट्री से इस दवाई को निकाला जाता है। सिनकोना की छाल से निकालते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सिनकोना तो पूरा बड़ा पेड़ है भाई, उसमें जड़ भी है, तना है, पत्ती है, छाल है, सब कुछ है। तो सिनकोना के किस भाग से निकालेंगे? पत्ती से निकालेंगे, जड़ से निकालेंगे, छाल से निकालेंगे, किस भाग से निकालेंगे इस दवाई को? तो भाई सिनकोना वृक्ष की छाल से निकाली जाती है ये दवाई। सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं भाई? छाल से। ये बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है, कि जब हम कुनेन दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि मलेरिया के उपचार में दी जाती है, ये सिनकोना वृक्ष के कौन से भाग से निकाली जाती है? तो आप बताएंगे ये बार्क से प्राप्त की जाती है, फ्रॉम बार्क। जो सिनकोना की छाल है ना, छाल जानते हो ना, जैसे कोई पेड़ का तना है उसको छील कर लाओगे ऐसे ऐसे, उसमें से छीलन सी जो निकलेगी वही होती है बार्क। तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाते हैं इस दवाई को, कुनेन को, जो कि मलेरिया के उपचार में काम आती है। समझ में आई बात? फोटो दिखा दूं सिनकोना का? चलो सिनकोना का फोटो देख लो। सिनकोना काफी बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ होता है जो कि सुंदरवन वगैरह इलाके में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सिनकोना ट्री। तो देखो ये छाल है सिनकोना की, ये सिनकोना पेड़ की बार्क है, छाल है। तो ये ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं सिनकोना के जिनसे निकाली जाती है ये दवाई, कुनेन नाम की जो दवाई होती है। ठीक है, चलो एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा कि मैम समझ नहीं आ रहा। प्यारे बच्चे क्या समझ नहीं आया ये बताओ। हमने बात करी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को ट्रिक से समझाया। पीएमडी क्या है? पीएमडीके सिंह। ठीक है, पी से पायरिया, पायरिया दांतों को खराब करता है,
दांत से संबंधित बीमारी है। और प्यारे बच्चे किसके कारण होता है, तो एक प्रोटोजोवा के कारण, जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस कहाँ रहता है, तो हमारे मुख में रहता है बेटा। ये आपके मुंह में मिलेगा, ये मुख में रहता है, माउथ के अंदर। ठीक है, ये आपके माउथ में रहता है, मुख में रहता है ये आप लोगों के। ठीक, और गंदे पानी के जरिए पहुंचता है। फिर है मलेरिया। मलेरिया के बारे में तो बात चल ही रही है। मैंने बताया मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोवा के कारण। मलेरिया को कोई जीवाणु नहीं करता, ना मलेरिया किसी वायरस के कारण होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोवा के कारण। और प्रोटोजोवा का नाम क्या है भाई, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, तो ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में पहुंचता है एक मच्छर के द्वारा। तो मलेरिया रोग की कारक या वाहक कौन है, आप बताओगे, मादा एनाफिल्स मच्छर है। ये मादा एनाफिल्स मच्छर जो है, यही प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में लेकर जाती है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इसके दो होस्ट होते हैं। होस्ट बोले तो पोषद, यानी किस किस के शरीर में ये रहेगा, जो प्लाज्मोडियम होता है, और वहां पर जनन करेगा। तो ये दो जीवों के शरीर में रहता है। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कौन है, यही है प्यारे बच्चे, मादा मच्छर। और द्वितीयक पोषक कौन है, तो मानव है, हम है। जब ये मच्छर हमें काटेगी तो हमारे खून में छोड़ देगी प्लाज्मोडियम को, हम हो गए इसके द्वितीयक पोषक। ये बात मैंने बताई। अब जब मलेरिया होता है तो एक दवाई दी जाती है, उस दवाई का नाम है कुनेन। अब ये कुनेन दवाई कैसे बनाई जाती है, एक पेड़ से बनाई जाती है। ठीक है, उस पेड़ का नाम क्या है भाई, उस पेड़ का नाम है सिनकोना। तो सिनकोना के किस भाग से बनाई जाती है दवाई, आप बताओगे, बार्क से बनाई जाती है। ठीक है, किससे बनाई जाती है प्यारे बच्चे, बार्क से बनाई जाती है, यानी कि छाल से बनाई जाती है। ठीक है, आ जाओ, अब आगे चल रहे हैं अगली बीमारी की तरफ। अगली बीमारी है डायरिया। तो डायरिया में भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, यही बता देती हूँ। ये जो डायरिया रोग है, ये भी किसके कारण होता है, प्रोटोजोवा के कारण। और प्रोटोजोवा कौन सा है, तो प्रोटोजोवा का नाम है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ये प्यारे बच्चे किसका नाम है, ये प्रोटोजोवा का नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, हिस्टोलिटिका। तो ये किसका नाम है, ये भी नाम है प्यारे बच्चे प्लाज्मोडियम, ये सॉरी प्रोटोजोवा का। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है हमारे अंदर डायरिया रोग। डायरिया में क्या होता है, डायरिया में उल्टी और दस्त लगते हैं, उल्टी और दस्त। ठीक है, तो आप याद रखना, उल्टी और दस्त होता है डायरिया। कई बार आध पचा खाना हम खा लेते हैं, अच्छे से पका हुआ खाना नहीं खाते, धुली हुई सब्जियां हम नहीं खा पा रहे, धुले हुए फल हम नहीं खा पा रहे, तो हमारे अंदर डायरिया का जो ये प्रोटोजोवा है पहुंच जाता है और हमारे अंदर उल्टी दस्त कर देता है डायरिया। एक और चीज होती है, यही लिखवा देती हूँ बेटा, एक चीज होती है फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। सुना है ना कि भाई उसको तो फूड पॉइजनिंग हो गई है। खाद्य विषाक्तता ये किसके कारण होती है, तो खाद्य विषाक्तता होती है जीवाणु के कारण। कभी भी पूछे फूड पॉइजनिंग किसके कारण होगी, तो जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के। डायरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। फूड पॉइजनिंग में भी उल्टी दस्त होते हैं, ज्यादातर उल्टी लगती है। डायरिया में दस्त भी लगेंगे, उल्टी भी होगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। किसके कारण होता है, इसके कारण। ये है नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोआ का नाम है। ठीक है, तो ये हमारे पेट में चला जाता है, कच्ची सब्जियों में रहता है ये। कच्ची सब्जी तब जब तुम बिना धुले बिना पकाए सब्जियां खाओगे तब चला जाएगा शरीर में। आ जाओ बात करते हैं कालाजार की। आइए भाई, अब बात की जाए कालाजार रोग की। तो कालाजार जो है ये भी आपके अंदर प्रोटोजोआ के कारण होता है। कालाजार रोग, कालाजार रोग जिसको हम लोग बोलते हैं कालाजार। और ये जो कालाजार रोग है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक फीवर। इसको कहा जाता है ब्लैक फीवर, काला बुखार भी कहते हैं इसको,
काला बुखार, इसमें बुखार आता है और पूरा शरीर काला पड़ जाता है, काला बुखार, ठीक है। या एक और नाम भी है इसका, एक और नाम क्या है, इसको कहा जाता है डम डम फीवर। देखो कितना मजेदार है, डम डम फीवर भी बोलते हैं इसको, डम डम फीवर। क्यों बोलते हैं इसको डम डम फीवर? क्योंकि प्यारे बच्चे ये सबसे पहले कोलकाता के एक शहर डमडम में देखा गया था। तो डमडम फीवर जो है, कोलकाता के अंदर एक शहर है डमडम। रिस्पेक्टेड मैम, क्या मलेरिया एनिमल में भी होता है? हाँ बेटा, मलेरिया एनिमल में भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो आप लोग बताएंगे हेड कांस्टेबल। मैम इस बैच से हेड कांस्टेबल, बेटा हेड कांस्टेबल किस चीज के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल। एनटीपीसी के लिए नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि एनटीपीसी में थोड़ा सा आपको लेवल बहुत ज्यादा हाई लेकर चलना है, ठीक है। समझ में आई ना बातें? दाद में क्या हो गया मैम, क्या आर्मी में पॉइंट देंगे या बताओ? दाद, दाद का धब्बा हो गया, अरे दांत का धब्बा हो गया तो उसको मिटाने की क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, वो यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो, अब आप लोग बात करेंगे कि इसी को डमडम फीवर भी कहते हैं, इसी को काला बुखार। काला बुखार पूरा शरीर काला पड़ जाता है ना। और दूसरा डमडम फीवर इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये कोलकाता के डमडम नाम के शहर में देखा गया था, ठीक है। किसके कारण होता है तो आप लोग बताएंगे, ये बीमारी भी प्रोटोजोआ करता है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कर रहा है ये बीमारी, तो मैम प्रोटोजोआ का नाम बताओ, प्रोटोजोआ कौन सा है जो ये बीमारी करता है हमारे अंदर? तो भाई प्रोटोजोआ का नाम भी लिख लेंगे, प्रोटोजोआ का नाम है लीशमेनिया। क्या है भाई? लीशमेनिया, लीशमेनिया डोनोवानी, लीशमेनिया डोनोवानी, ठीक है। ये है प्रोटोजोआ का नाम, लिखेंगे लीशमेनिया, लीशमेनिया डोनोवानी, ठीक है। लीशमेनिया डोनोवानी, डोनोवानी, ये है प्रोटोजोआ का नाम जो हमारे अंदर करता है कालाजार रोग, लीशमेनिया डोनोवानी। अब ये लीशमेनिया डोनोवानी भी हमारे शरीर में कैसे पहुंचती है? तो इसको भी हमारे शरीर में ले जाने का काम करता है कारक, यानी इसका भी वेक्टर पूछेगा। जैसे मलेरिया रोग वाला जो प्लाज्मोडियम था उसको हमारे शरीर में मच्छर ले जा रहा था, वैसे ही ये जो लीशमेनिया है इसको हमारे शरीर में लेकर जाती है एक मक्खी, और मक्खी का नाम है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी बोलते हैं जिसको। तो पेपर में पूछा जाएगा कि कालाजार रोग को फैलाने वाली मक्खी का नाम बताओ, तो बताना बालू मक्खी। तो प्यारे बच्चे ये बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई, यही हमारे शरीर में लेकर जाती है इस बैक्टीरिया को, इस प्लाज्मोडियम को। और यही मक्खी जब हमारे खाने पर बैठती है हमें काट लेती है, ठीक है, ये मक्खी काटती भी है, तो फिर हमारे अंदर छोड़ आती है लीशमेनिया को, और फिर हमारे शरीर में पूरे बॉडी पर काला काला रंग छा जाता है और तेज बुखार आता है। ये होता है कालाजार रोग, ठीक है, समझ में आई बात? इस बालू मक्खी का ना एक और नाम है, इस बालू मक्खी का एक और नाम है, इसको कहते हैं हम लोग फेलोबोटोमस, फेलोबोटोमस, इसको हम फेलोबोटोमस भी बोलते हैं, ठीक है, फेलोबोटोमस, बोटोमस। इस मक्खी को एक और नाम से जाना जाता है फेलोबोटोमस के नाम से। तो या तो ऑप्शन में फेलोबोटोमस दिया हुआ होगा या ऑप्शन में दिया होगा सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ज्यादातर बालू मक्खी ही आता है, कालाजार को फैलाने वाला वेक्टर क्या है? तो बालू मक्खी होता है। इतना याद रखना है कालाजार के बारे में, ठीक है। सीआरपीएफ एचसीएम के लिए ले सकते हो बेटा, ठीक है, ले सकते हो। मक्खी की फोटो दिखा दो, ओहो मक्खी की फोटो दिखाओ भाई, सैंड फ्लाई देख लो, सैंड फ्लाई तुमने आसपास देखी भी होगी, सैंड फ्लाई जो है ये तुमने आसपास देखी भी होगी। और ये बड़ी ही, देखो शैतान एक मक्खी होती है, ये रही छोटी सी मक्खी होती है, ये रही भाई, देख लो ये है मक्खी, यही वो मक्खी है जो हमारे अंदर करती है कालाजार रोग। तो ध्यान से देखो इस मक्खी को, यही वो मक्खी है जो तुम्हारे अंदर करती है कालाजार रोग। फाइलोबोटोमस भी बोलते हैं इसको, ये काट लेती है, ठीक है, और खून पीती है, देखो कितना मोटा पेट कर रखा है, पी पी के खून,
तो ये है वो मक्खी। आ जाओ एक और मक्खी से तुम्हें मिलवाया जाए। तो ये हो गया भाई, कालाजार को ना लीशमेनियासिस भी बोल दिया जाता है, लीशमेनियासिस भी बोल देते हैं। तो कभी लीशमेनियासिस पूछे ना तो याद रखना लीशमेनिया से ही बना है, लीशमेनियासिस। तो लीशमेनियासिस, कालाजार, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर सब एक ही बीमारी है ये, ठीक है। आ जाओ आगे बात करेंगे आखिरी बीमारी की, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस आखिरी बीमारी है भाई, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होती है। निंद्रा शोथ जिसको आप बोल सकते हो, या अनिंद्रा शोथ बोल सकते हो। ये बीमारी भी किसके कारण होगी? प्रोटोजोआ के कारण। इस बीमारी को भी हमारे अंदर करता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है भाई? तो जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। तो लिखेंगे ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। सोमा का मतलब होता है नींद। अंग्रेजी में जब एंटेनियम सिनेनियम पढ़ते हो तो सोमा का मतलब होता है नींद। तो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। तो सोमा ब्रूसी का मतलब ये ऐसा प्रोटोजोआ है जो तुम्हारी नींद भगा देगा। तो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। सोमा मतलब नींद और ब्रूसी मतलब इसकी जाति है। तो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी करता है हमारे अंदर स्लीपिंग सिकनेस। अब मैम ये भी कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है? इसको भी ले जाने का काम एक वेक्टर करेगा। इसको भी हमारे शरीर में ले जाने का काम एक वेक्टर का होता है। वहां पर वो वेक्टर जब भी आपको पेपर में पूछे फिर से बताना मक्खी। एक और मक्खी है भाई, इसको कहा जाता है सीसी मक्खी, इसको कहते हैं सीसी मक्खी। तो सीसी फ्लाई है प्यारे बच्चे, ये करती है हमारे अंदर क्या? स्लीपिंग सिकनेस। सीसी मक्खी। तो कौन सी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस का कारक है? कौन सी मक्खी अनिंद्रा शोथ का कारक है? आप बताकर आना। सीसी मक्खी। इस सीसी मक्खी का भी एक और नाम है। इस मक्खी को भी हम लोग क्या कहते हैं भाई? ये मक्खी लगाती है फेरम लवली, और जो फेरम लवली लगाता है वो चमक जाता है, ग्लो करता है। फिर वो ये मक्खी भी फेरम लवली लगाती है और ये करती है फिर ग्लो। तो इस मक्खी का नाम है ग्लोसीना। इस मक्खी को हम लोग ग्लोसीना भी बोलते हैं। तो ग्लोसीना के नाम से भी आ सकता है और सीसी मक्खी के नाम से भी आ सकता है। तो ग्लोसीना कहा जाता है इस मक्खी को, क्योंकि ये मक्खी फेरम लवली लगाकर ग्लो करती है, चमकती है, ठीक है। समझ में आई बात? सीसी मक्खी लवली और फेरम लवली लगाती है, हाँ भाई बिल्कुल। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोसीना भी कहा जाता है, ठीक। चलो तो भाई अब आपको ये इतनी बीमारियां थी जो प्रोटोजोआ से पढ़नी थी, तो आपने संक्रमित रोगों को सभी को पढ़ लिया। अब कुछ ऐसी बीमारियां जो असंक्रमित रोगों में आती हैं, जैसे कि आप लोगों को पूछ ले कभी कि कैंसर कैसे होता है, तो थोड़े से पॉइंट कैंसर के बारे में और पढ़ने हैं। बाकी दो बीमारियां और बताऊंगी, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। आ जाओ तो प्यारे बच्चे बात करते हैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में। जो कैंसर रोग है, कैंसर ये किस कारण होता है? कैंसर जिसको कर्क रोग के नाम से भी जाना जाता है, कर्क रोग भी बोलते हैं भाई कैंसर को। तो कैंसर जो होता है ये किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से नहीं होता। कैंसर का जो कारण होता है, कैंसर का जो कारण होता है वो होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है ना वो अनियंत्रित होकर विभाजित हो जाती है, बहुत ज्यादा बार कोशिकाएं डिवाइड करने लग जाती है, इसको कहते हैं कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन प्यारे बच्चे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, ये होता है कैंसर का कारण। जब आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो बहुत बार डिवाइड होने लग जाए तो अतिरिक्त कोशिकाएं इकट्ठा हो जाएंगी, अतिरिक्त कोशिकाएं एक के साथ एक चिपक जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, और बन जाएगी गांठ, बन जाती है फिर गांठ, सिस्ट। और यही सिस्ट जो होती है आपकी आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती है। तो कैंसर का कारण होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन, ठीक है।
आगे बात करें कि कैंसर है किसी को तो उसका टेस्ट कैसे कराएं, कैंसर की जांच कौन सी होती है, तो कैंसर की जांच के लिए हम लोग कराते हैं बायोप्सी टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं। तो बायोप्सी किसकी जांच के लिए कराई जाती है, कैंसर की जांच के लिए कराई जाती है बायोप्सी। तो अगर किसी को कोई गांठ है तो उस गांठ का एक छोटा सा पीस निडल के द्वारा निकाला जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अगर वहां की कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजित हो रही हैं तो समझा जाता है कि वो कैंसर है। ठीक है, तो बायोप्सी कराई जाती है। ठीक, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैंसर का जो अध्ययन होता है, कैंसर की जब स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन, ओन्कोलॉजी। तो ओन्कोलॉजी होता है प्यारे बच्चों कैंसर का अध्ययन, और जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं ओन्कोलॉजिस्ट। तो ओन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन। अब वैसे तो कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर कैंसर के बारे में पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में पता चले तो भाई कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, कैंसर का इलाज क्या हो सकता है, तो कैंसर के इलाज में हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडियोथेरेपी कराएंगे, रेडियोथेरेपी। तो ये दोनों थेरेपी जो कराई जाती हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में की जाती है। कीमोथेरेपी केमिकल्स के द्वारा आपकी थेरेपी की जाएगी, या रेडियोथेरेपी अल्फा बीटा गामा रेज के द्वारा। तो कीमोथेरेपी करते हैं, कीमो बोलते हैं जिसको, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ठीक है, ये सब की जाती हैं प्यारे बच्चे कब, जब कैंसर होता है किसी को। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इतनी चीजें कैंसर के बारे में पढ़नी है। ठीक, ठीक है। ग्लोसिना मक्खी जो है भाई ग्लो करती है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब अगली बीमारी जो आपको पढ़नी है वो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया, जो आपको जेनेटिक डिजीज से प्रश्न आएगा वो हेमोफीलिया से आ सकता है। हेमोफीलिया, भाई हेमोफीलिया जो बीमारी होती है इसका एक और नाम है। हेमोफीलिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो हेमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। इसको हम लोग शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं भाई इसको, रॉयल डिजीज। कौन सी जेनेटिक बीमारी है, कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसको हम जेनेटिक डिजीज, रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया कैसी बीमारी है, आनुवांशिक रोग है बेटा, ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग। ठीक है, हेमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है ये बीमारी, जेनेटिक डिजीज है भाई ये। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलेगी। दूसरा पॉइंट, इस बीमारी का लक्षण क्या है भाई, तो ये जो बीमारी होती है इस बीमारी के अंदर खून का थक्का नहीं जमता। जब हमें चोट लगती है तो भाई नॉर्मल सी कोई चोट लग गई तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप बहना रुक जाता है हमारा, लेकिन अगर किसी को हेमोफीलिया है ना तो छोटे से घाव से खून निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। तो खून अपने आप बहना नहीं रुकता, डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाकर खून को रोकना पड़ता है। तो आप कभी भी पूछे आपको कि हेमोफीलिया का लक्षण क्या है, तो आप बताएंगे रुधिर का थक्का नहीं जमता। ठीक है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। इस बीमारी में रुधिर का थक्का नहीं जमता है बेटा, रुधिर का थक्का नहीं जमता। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है इस बीमारी के अंदर। ठीक, ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन। तो भाई रुधिर का थक्का नहीं जमता है, चोट लगी है तो खून निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। ये होता है हेमोफीलिया का लक्षण। ठीक है, अब हेमोफीलिया के अंदर जो प्रभावी गुणसूत्र है वो कौन सा होता है, प्रभावी गुणसूत्र, यानी आपके शरीर में
कौन से गुणसूत्र को प्रभावित करती है ये बीमारी? कौन से गुणसूत्र को प्रभावित करती है ये बीमारी? आपके शरीर में बहुत सारे गुणसूत्र हैं। अफेक्टिव क्रोमोसोम कौन सा होता है इस बीमारी के अंदर? तो ये बीमारी जो है क्रोमोसोम, तो ये बीमारी जो है आपके शरीर में एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करती है। कौन से गुणसूत्र को प्रभावित करेगी? एक्स। दो गुणसूत्र होते हैं बेटा, एक्स और वाई। तो ये बीमारी जो होती है ये कौन से गुणसूत्र को प्रभावित करेगी? एक्स गुणसूत्र को। वाई गुणसूत्र को ये बीमारी प्रभावित नहीं करती है, और वाई पुरुषों को प्रदर्शित करता है। तो ये बीमारी जो है, इस बीमारी का कारक कभी भी पूछे, इस बीमारी का कारक कभी भी पूछे कि इस बीमारी का वेक्टर कौन है, यानी ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन कर सकती है, तो आप बताएंगे महिलाएं। ये काम करती हैं महिलाएं, फीमेल। क्योंकि प्यारे बच्चे, जो महिलाएं होती हैं ना, उनके पास दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। महिलाओं के पास दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, और ये बीमारी एक्स गुणसूत्र को ही प्रभावित करती है। तो महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा क्या होती हैं? कारक, यानी इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम महिलाएं कर रही हैं। तो एक्स जो है ये महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, और ये बीमारी एक्स गुणसूत्र पर ही होती है। इसीलिए इस बीमारी का जो प्रभावी कारक मानी जाती हैं वो महिलाएं मानी जाती हैं। ठीक है, पहला क्लास है, थोड़ा तेज पढ़ाइए। अच्छा भैया, तेज पढ़ाकर निकल लूं? चलो आ जाओ। अगली बीमारी, अगली बीमारी भाई, अगली बीमारी की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस। आए भाई, लिखें कलर ब्लाइंडनेस। अगली बीमारी कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं दो बीमारियां होती हैं। एक तो आप लोगों की होती है जैसे कि आप पढ़ोगे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको, और एक होती है वर्णांधता। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसको कहा जाता है वर्णांधता। तो ये बीमारी है भाई वर्णांधता। इसमें क्या होता है, इसमें हमें इस बीमारी का लक्षण क्या है? तो इस बीमारी में जैसे जैसे मतलब कलर जो होते हैं ना, वो कलर हम पहचान ही नहीं पाते। कौन कौन से कलर? दो, एक लाल और एक हरा रंग। तो इस बीमारी का सिम्टम क्या है भाई? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। लिखोगे तो लिख लीजिएगा, लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में अंतर, हरे रंग में अंतर ना होना। इस बीमारी में क्या होगा? हम लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉट टू डिफ्रेंशिएट, नॉट टू डिफ्रेंशिएट। तो भाई हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। किसको? हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, नॉट टू डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर। तो भाई सफेद, ये हरा और जो लाल रंग है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर एक हरा डॉट बनाया ऐसे करके, आप लोग कहोगे मैडम ये लाल डॉट है। बिल्कुल लाल है ये जो मैंने बनाया है, भाई लाल ही कलर का डॉट है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर मैं बनाऊं हरे रंग का डॉट यहाँ पर, तो ये हरे रंग का डॉट है। तो जब कभी भी लाल और हरा रंग एक साथ कहीं भी रखे हुए होंगे, मान लो ये हरी सिग्नल है और ये रेड सिग्नल है, तो आपको ये उल्टे उल्टे दिखाई देंगे। आप इसको हरा बताओगे, इसको लाल बताओगे, उल्टा उल्टा कर दोगे। तो ये है लाल, ये है हरा प्यारे बच्चे। तो आपको भी ऐसा ही दिख रहा है, ये हरा लाल दिख रहा होगा, ये हरा दिख रहा होगा। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप नॉर्मल हो सारे के सारे। तो आप बताओगे ये हरा है मैडम जी, ये लाल है, ये हरा है। ऐसा ही है क्या? है भाई, जल्दी से बताओ, ऐसा ही है क्या? अभी तो बेटा आपकी केमिस्ट्री चलेगी इसके बाद। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, मैं क्या अनफिट हूँ? हाँ प्यारे बच्चे, आप क्या आर्मी से रिलेटेड, ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी पोस्ट निकलती है, सेना में भर्ती से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, हर वैकेंसी के लिए कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति का टेस्ट होता है, और वो देखा जाता है कि किस हद तक कलर ब्लाइंडनेस हो आप, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है भाई। सबको ऐसे दिख रहा है ना, ये लाल है, ये हरा है, ये लाल है, ये हरा है। तो अगर आप लोगों को ये हरा दिख रहा है और ये लाल, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये ग्रीन है, ये रेड है।
तो ऐसे जब भी हरा और लाल रंग साथ होंगे दिक्कतें पैदा करते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति, उल्टा उल्टा कर देते हैं दोनों को। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बात करें। अब आगे बात करते हैं भाई, इस बीमारी के भी आपको कारक पूछा जाएगा, इस बीमारी का भी वेक्टर पूछा जाएगा। तो इस बीमारी का वेक्टर भी एक्स महिलाएं ही होती हैं। तो ये बीमारी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती हैं फीमेल, महिलाएं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होगा? प्रभावी गुणसूत्र कौन सा होगा भाई? तो इस बीमारी के अंदर भी जो गुणसूत्र प्रभावित होगा वो होगा आप लोगों का एक्स, जैसे कि हेमोफीलिया में हो रहा था। अफेक्टिव क्रोमोसोम, तो यहाँ पर भी जो अफेक्टिव क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा? एक्स ही होगा। तो ये आपको इतनी चीजें याद कर कर चलनी है इन दोनों बीमारियों से। ठीक है, कुछ देर के लिए तुम डर गए थे, चलो भैया कोई बात नहीं, डरना भी जरूरी है, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है समझ नहीं आया और रेड रेड डॉट बनाकर उसने दिए हैं। प्यारे बच्चे, ये जो बीमारी है इसमें लाल और हरे रंग में हम अंतर नहीं कर पाते। जब कभी भी हमें दो रंग एक साथ रखे मिलेंगे, लाल या हरा एक साथ मिलेगा, तो आप उल्टा कर दोगे, लाल को हरा बताओगे, हरे को लाल बताओगे। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको भेज दिया जाए किसी कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को, तो जब सिग्नल रेड होगा ना, उसको दिखाई देगा वो ग्रीन और वो भाग जाएगा गाड़ी लेकर, और जब सिग्नल ग्रीन होगा उसको दिखाई देगा रेड, तो वो आराम से खड़ा रहेगा अपनी गाड़ी लेकर। यानी ये उल्टा कर देते हैं इन रंगों के अंदर, लाल को हरा कहेंगे और हरे को लाल कहेंगे, ये करता है ये। ठीक है, समझ में आई? हाँ, तो आगे बात करें। मैं तो उल्टा इसलिए बताई थी आपको चेक कराने के लिए। ठीक है, चलो तो भाई अब इतने पॉइंट्स यहाँ से हो गए, ये टॉपिक भी बीमारियों वाला आपका हो गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अगले एक टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, जिसका नाम है भाई न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी पोषण, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिका वाला चैप्टर, और इसके बाद हमारी बॉटनी शुरू हो जाएगी। 3 दिन में बॉटनी खत्म। ठीक है, 2 दिन में ये टॉपिक खत्म, और कुछ बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा। तो 3 दिन हमें बॉटनी के लिए चाहिए, 2 दिन इस टॉपिक के लिए चाहिए, और ऐसा मानकर चलो 3 दिन हमें कोशिका वाले चैप्टर के लिए चाहिए, सेल वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपके 1-2 सिस्टम बचे हुए हैं वो, तो कुल मिलाकर अभी आप 1 हफ्ता या थोड़ा उससे ज्यादा मान के चल सकते हो कि अभी थोड़ा सा चलेगा ये। ठीक है, आ जाओ। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, इस चैप्टर में पढ़ोगे वो आप नाइट ब्लाइंडनेस को। अब आओ, टाइम बिल्कुल भी ओवर नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं। तो प्यारे बच्चों आइए न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। आप लोग खाना खाते हो भाई, है ना? खाना खाते हो तो खाने में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। आपने प्रोटीन खाया, आपने विटामिन खाई, आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, आपने फैट खाए, ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट। तो इन सब को जब आप अपने भोजन में लेते हो, भोजन के रूप में खाते हो, तो आपको मिलता है पोषण प्यारे बच्चे। तो यही है प्यारे बच्चे पोषण। पोषण क्या होता है? भोज्य पदार्थों को लेना। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों द्वारा, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना। तो कभी भी पूछे न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जब आप खाना खाओगे, आपके खाने में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको जब आप ग्रहण करते हो, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो लिख लीजिएगा इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द फूड। ठीक है, फ्रॉम द फूड। तो खाने से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम ये जो पोषक तत्व होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण है, तो ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चे पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक है सूक्ष्म पोषक तत्व, आपके खाने में 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक है सूक्ष्म पोषक तत्व,
सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हो भाई? माइक्रो न्यूट्रिएंट। पेपर में पूछ ले माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, तो प्यारे बच्चे सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब कम, जो आपको कम मात्रा में चाहिए, जो आप थोड़े से में काम चल जाएगा आपका इनको लेकर। और दूसरे हैं प्यारे बच्चे वृहद पोषक पदार्थ। दूसरे हैं वृहद पोषक पदार्थ, मतलब कि ऐसे पोषक पदार्थ जो आपको ज्यादा अमाउंट में खाने हैं, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। इनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट प्यारे बच्चे, यानी कि ये आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये आपको बहुत सारे, यानी कि ये चाहिए मिलीग्राम में तो ये चाहिए आपको ग्राम में। ऐसा नहीं है बहुत सारे का मतलब कि धड़ी दो धड़ी खा गए तुम, ऐसा नहीं है। तो ये कितनी मात्रा में चाहिए आपको? ये आपको मिलीग्राम्स में चाहिए, यानी कि इनकी कम मात्रा आपको चाहिए, कम मात्रा में आपको ये आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक। तो जो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट होते हैं ये नीड स्मॉल अमाउंट, आपको कम अमाउंट में ये चाहिए होते हैं, थोड़ी सी मात्रा ही इनकी आपके लिए काफी है, जैसे कि ये आपको मिलीग्राम में मिल जाए काफी है। लेकिन ये जो है ये आपको अधिक मात्रा में चाहिए, ये आपको अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, अधिक मात्रा में आवश्यक, ठीक है। तो ये आप लोगों को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, नीड लार्ज अमाउंट, नीड मोर अमाउंट, ठीक है। तो ये मोर अमाउंट में हम लोगों को चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करी कि ये मिलीग्राम में चाहिए तो ये चाहिए आपको ग्राम्स के अंदर, ठीक है, ये चाहिए आपको ग्राम्स के अंदर। पेपर में आएगा कि कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो कल की क्लास में शुरू करूंगी यहीं से सूक्ष्म और वृहद पोषक पदार्थों से, ठीक है। मुझे 5 नंबर का चश्मा लगाया, अरे 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 बेटा, वो तो चश्मे वाले ही आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे जहां आपने चश्मा लगवाया है, ठीक। बाकी समझ में आई बातें? चलो तो भाई अब हम लोग कल की क्लास में मैं आपको सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कल की क्लास को, ठीक है। चलो तो भाई धन्यवाद, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई होंगी, तो मिलेंगे अब कल की क्लास में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। कैसे पूछे डाउट, कैसे पूछे आप? टेलीग्राम ग्रुप ओपन होता है, वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हो मुझे टैग कर कर। टेलीग्राम में मेरी जो आईडी है प्यारे बच्चों RWA भावना भाटी या भावना भाटी RWA के नाम से है, आप मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। भावना भाटी RWA के नाम से मेरी आईडी है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मैं पहले पढ़ाऊंगी क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न आपको बन जाते हैं। तो कल की क्लास में हम विटामिन पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, और ये वाली चीजें भी आपको समझाऊंगी। विटामिन हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर ही आती हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर। तो भाई धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू।